Assalamu alaikum dear students. I am Professor Sharia Akbar from Unique Group of Institution. I hope you people are doing well at your homes. Today we are going to have very first lecture of English for the students of class 8th. And today we will read first poem of Oxford Modern English named as When I Heard the Learned Astronomer. But before starting with the text of the poem, let's discuss paper pattern. In paper pattern, we have first question of MCQs. 20 MCQs आपको दिए जाएंगे पेपर में. हर MCQs की 4 ऑप्शंस होंगी. आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना होगा. Question number 2 is of short questions. You people will be given 12 short questions, out of which you have to attempt 8 short questions. 2 marks for each short question. Total 16 marks. Question number 3 is sentences. Sentences के लिए आपको 8 words दिए जाएंगे और वो तमाम words आपके यूनिक नोट्स में से पिक किए जाएंगे. हर चैप्टर के एंड पे आपको यूनिक नोट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए. उन्हीं सेंटेंसेस के वर्ड्स में से आपको पेपर में दिए जाएंगे. 8 में से आपने 4 सेंटेंसेस करने होंगे. हर सेंटेंस का 1 मार्क होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है समरी का. समरी की पोएम्स आपकी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश में मौजूद हैं. उन तमाम पोएम्स की समरीज़ आपके यूनिक नोट्स में अवेलेबल हैं. यूनिक नोट्स में से समरी लर्न करेंगे आप और समरी के होंगे 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा. स्लैश लगी हुई है एप्लीकेशन और लेटर में, बट इट डजेंट मीन कि आपको एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस आएगी. पेपर में आपको या तो एप्लीकेशन दे दी जाएगी विदाउट चॉइस या आपको लेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. इट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लेटर्स की तैयारी कर लें या सिर्फ एप्लीकेशंस की तैयारी कर लें. आपको दोनों की ही तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में इस क्वेश्चन में चॉइस नहीं है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है स्टोरी. तमाम स्टोरीज़ आपके यूनिक नोट्स में मौजूद हैं. उन्हीं में से आपके पेपर में पूछी जाएंगी 10 मार्क्स के. क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे. ऐसे भी आपके यूनिक नोट्स में मौजूद हैं. उन्हीं टॉपिक्स में से आपको कोई से 2 टॉपिक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. उन 2 में से आपने एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होगा और ऐसे की वेटेज ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है. आफ्टर MCQs 15 मार्क्स के आपके एसेज हैं. शॉर्ट क्वेश्चन के 16 हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव में 15 मार्क्स का एसे है. सो फोकस दैट. क्वेश्चन नंबर 8 है कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ. दैट इज़ टोटली अनसीन. कोई भी आपको अनसीन पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा. उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंगली आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रांसलेशन का. आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. लाइक 8 सेंटेंसेस होंगे. आपने राइट सेंटेंस को टेंस को आइडेंटिफाई करके कोई से भी 5 इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और हर सेंटेंस को करेक्टली आंसर करने पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा. टोटल मार्क्स होंगे पेपर के 100. आई होप कि आपको पेपर पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा. सेकेंडली मैं बताती चलूँ, हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं. फर्स्ट टर्म में फर्स्ट 50% कवर किया जाता है. सेकेंड टर्म में सेकेंड 50% कवर किया जाता है और उसी का एग्ज़ाम्स होता है. यानी फर्स्ट टर्म में सिर्फ पहले 50% का एग्ज़ाम होगा. सेकेंड टर्म में सिर्फ सेकेंड 50% का एग्ज़ाम होगा. थर्ड टर्म से पहले आपका रिवीजन और टेस्ट सेशन होगा जिसमें आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म्स को रिवाइज़ करेंगे और पूरी बुक के पेपर्स होंगे फिर थर्ड टर्म में. आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ. सो यू पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन योर बुक्स एंड ओपन फर्स्ट पोएम व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर written by Walt Whitman. Before starting with the text of the poem, let's get ourselves introduced with the poet and let's discuss something briefly about poem.
Walt Whitman was American poet. Besides poetry, he worked as a journalist, a teacher, and a government clerk. He is known as father of free verse. Now the question is, what is free verse? फ्री वर्स पोएम लिखने का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें लाइंस अनराइम्ड होती हैं, यानी राइमिंग लाइंस नहीं होती हैं. मूविंग टूवर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम. इन द पोएम द स्पीकर, इट मीन्स द पोएट, describes about listening to a learned astronomer. It means that he is in the classroom and he is listening to a learned astronomer. एक बहुत पढ़ा लिखा astronomer है जिसको poet सुन रहा है. Astronomer is the one who studies stars, moon and planets. In the class, he sees proofs, figures, charts and diagrams that he is supposed to analyze. क्लास में उसके सामने चार्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ प्रोवाइड किए गए हैं अबाउट मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जिसको उसने एनालाइज करना है. एट द एंड ऑफ द लेक्चर एवरीवन अपलॉड्स द एस्ट्रोनॉमर बट द पोएट फील्स टायर्ड एंड बोर्ड. जब लेक्चर ख़त्म होता है सब लोग एस्ट्रोनॉमर की तारीफ़ करते हैं, उसके लिए क्लैप करते हैं कि बहुत अच्छा लेक्चर दिया है भाई. लेकिन जो पोएट है वो टायर्ड और बोर्ड फील करता है. फिर क्या करता है वो? देन ही वैंडर्स अवे एंड लुक्स इनटू द स्काई एंड रिकॉग्नाइजेस द रियल मैजिक. इट मीन्स ही गोज आउटसाइड एंड ही सीज द स्टार्स एंड स्काई हिमसेल्फ. दैट फैसिनेटेड हिम. क्लास में जब लेक्चर में चांद तारों की बातें हो रही होती हैं तो वो बोर्ड फील करता है, लेकिन जब बाहर जाता है और वो एक्चुअली देखता है आसमान को, तारों को, तो वो उससे फैसिनेटेड होता है. इट मीन्स द एक्सपीरियंस ही गेन्ड बाय लुकिंग अप द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट कैन नॉट बी गेन्ड इन द क्लासरूम. ही कैन नॉट गेन दैट एक्सपीरियंस नो मैटर हाउ मच लर्नड द टीचर इज़. जो एक्सपीरियंस आप चीज़ को देख कर हासिल करते हो वो कभी भी क्लास की चार दीवारी में आप नहीं हासिल कर सकते हो. The speaker feels bored in the class because he doesn't feel himself connected to the subject matter. This is the point. वो क्यों बोर फील करता है? Because जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं क्लास में, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, he couldn't see them in the classroom. वो वहाँ पर उनको नहीं देख सकता. वो जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर, उसके साथ खुद को कनेक्टेड फील नहीं करता. This is the reason he felt bored and tired in the class. Actually, the poem is about difference between academic and experiential learning. There is huge difference in academic and experiential learning, and the poet is of the view that experience is the real way of gaining knowledge in the life. It means the only way for the poet, the only way of learning is experience. Moving forward toward the text, I hope all of you have opened your books in front of you. We are going to read the first poem of Oxford Modern English for the students of class 8th. The poem is entitled as When I Heard the Learned Astronomer. So, when I heard the learned astronomer, when the proofs, the figures were ranged in columns before me, when I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them, when I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room. First 4 lines of the poem are starting with when. It means in the first 4 lines the poet is describing his experience when he was in the classroom. जब वो क्लासरूम में था तो तब वो कैसा फील कर रहा था, वहाँ पर क्या था, वो डिस्क्राइब कर रहा है फर्स्ट 4 लाइन्स में.
ही सेड कि वो सुन रहा था एस्ट्रोनॉमर को इन द लेक्चर रूम, उसके सामने प्रूफ्स, फिगर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स सब रखे गए हैं ऐड, डिवाइड एंड मेजर करने के लिए। ये चीज़ें किस बारे में हैं? अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, इट मीन्स अबाउट द यूनिवर्स, जो कि उस क्लास में वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, सिर्फ उनके बारे में फैक्ट्स को पढ़ रहा है। और बता रहा है वो 4th लाइन में कि जब एस्ट्रोनॉमर ने लेक्चर ख़त्म किया तो सब ने उसको खूब प्रेज़ किया, उसके लिए तालियां बजाएं कि भाई बहुत खूब लेक्चर दिया है आपने। आगे देखते हैं क्या हुआ। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक। वो कहता है अनअकाउंटेबल, इट मीन्स अनएक्सप्लेनेबल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन वाई आई फेल्ट टायर्ड एंड सिक। वो कह रहा है कि मैं बहुत थक गया और मुझे बीमार फील होने लगा। इट सीम्स लाइक पोएट इज एग्जैजरेटिंग हियर that he felt sick in the class. Ultimately, he means that he couldn't develop interest in the classroom. And I have told you the reason, because he couldn't felt himself connected to the subject matter. This is the reason he felt tired and sick. ये वो वजह है जिसकी वजह से वो टायर्ड और सिक फील कर रहा था, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर के साथ कनेक्टेड नहीं था। सब्जेक्ट मैटर क्या है? चांद, तारे और आसमान की बाकी बॉडीज़। Till rising and gliding out, I wandered off by myself in the mystical, moist night air, and from time to time looked up in the perfect silence at the stars. The poet is saying कि मैं वहाँ से उठा और आहिस्ता से क्लास से निकल गया। I fled away from the class. और मैं कहाँ चला गया? खुले आसमान तले। Mystical, it means unified with God and nature. Connection शो कर रहा है ये वर्ड गॉड के साथ और नेचर के साथ। मोइस्ट, नमी वाली रात है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और क्या कह रहा है? बाहर चला गया है, अंधेरा है, रात का वक्त है, नाइट इज मैंशनड हियर। और वक्तन फवक्तन पोइट क्या कर रहा है? लुक्ड अप इन द परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स। स्टार्स ये वो सब्जेक्ट मैटर है जो कि क्लास में डिस्कस हो रहा था। क्लास में डिस्कस हो रहा था और पोइट का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। बट हियर he felt connected himself to the stars. He felt fascinated. That's why he says time to time, बार बार वो आसमान की तरफ देखता है, and he prays the beauty. He prays the creation of God. So the poem here specifically discuss the difference between academic and experiential learning. कि फ़र्क क्या है कि आप जब सिर्फ लफ्ज़ से पढ़ाई करते हो और जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। एज आई हैव टोल्ड यू, पोएट इज़ ऑफ द व्यू दैट एक्सपीरियंस इज़ द ओनली वे ऑफ लर्निंग इन द लाइफ, कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं। आई होप कि आपको पोएम का टेक्स्ट समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द समरी। फॉर द समरी, I instruct you students to open your notes, or you may see this slide on your screen. Summary आपके notes में लिखी हुई है, as it is वही मैंने इस slide में डाल दी है। Read out करते हैं summary को। This poem has been written by Walt Whitman. Walt Whitman ने लिखी है ये poem. He is one of the most influential American poets. And he is also known as father of free verse. What is father of free verse? थोड़ा सोचिए, मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही आपको बताया what is free verse. Yes, it is a writing style, it is a way of writing poem जिसमें lines rhyming नहीं होती हैं। He is most influential, मतलब अमेरिकन पोइट्स, ऐसे अमेरिकन पोइट्स जो कि बहुत असर रखते थे, उनमें से एक था, यानी जाना माना पोइट था। दिस पोएम रिवील्स, ये पोएम जाहिर करती है अ फैक्ट, एक हकीकत, दैट मिस्ट्री, पावर एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर कैन नॉट बी सम्ड अप इन थ्योरीज एंड इक्वेशंस, कि नेचर की खूबसूरती, ताकत और उसकी वो चीज़ें जिसको हम नहीं जानते हैं, उनको हम अल्फाज में और इक्वेशंस में बयान नहीं कर सकते। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम,
पोएम का पहला हिस्सा फर्स्ट 4 लाइन्स की बात हो रही है, जहाँ पर पोएट व्हेन से सब लाइन्स शुरू कर रहा है. द पोएट इज सिटिंग इन द लेक्चर रूम where a well-educated astronomer is delivering a lecture on universe with the help of numbers, charts, diagrams and tables. The audience is also giving a very good response to the astronomer. Astronomer को audience ने भी बहुत अच्छा response दिया कि भाई बहुत ही अच्छा lecture दिया, because बार बार word use किया जा रहा है. Learned astronomer, बहुत पढ़ा लिखा astronomer है भाई. But the poet is growing bored. Astronomer यानी टीचर पढ़ा लिखा है, but poet is growing bored and tired. I have told you what's the reason. And is not apprehending the astronomer words. और उसे astronomer के words की कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है. You know the reason क्यों समझ नहीं आ रही? Because वो खुद को उस subject matter के साथ connected feel नहीं कर रहा. Next part of the poem की summary है. Finally, in second part of the poem, he escapes from the lecture room. वो लेक्चर रूम में से निकल जाता है and finds himself in the mystical night air. He looks up at the stars in perfect silence. वो खामोशी में आसमान की तरफ, तारों की तरफ देखता है. Glancing up, glancing होता है देखना. Glancing up the sky is not a wearisome activity for the poet. क्लास में तो वो टायर्ड हो रहा था, जबकि वो स्टार्स के बारे में ही बात कर रहा था. बट जब वो एक्सपीरियंस करता है, बाहर आके खुद देखता है स्टार्स को, दिस एक्टिविटी इज़ नॉट वेयरसम फॉर हिम. इससे वो नहीं उकताता. वाई? बिकॉज ही इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट. दिस पार्ट ऑफ द पोएम शोज दैट द ब्यूटी, खूबसूरती, मिस्ट्री, वो चीज़ जिसको आप नहीं जानते, दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, एंड ग्रैंडर, और अजमत, शान शौकत, ग्रैंड से है ये वर्ड, ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट बी ग्रास्प्ड इंटेलेक्चुअली. यानी जहन के थ्रू, अल्फाज के थ्रू, जहानत के थ्रू हम इन चीज़ों को, हम नेचर की ब्यूटी, ग्रैंडर और मिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं. हम कैसे समझ सकते हैं? बट ओनली स्पिरिचुअली, बल्कि रूहानी तौर पर रूह से महसूस करके समझ सकते हैं. आगे मूव करते हैं टुवर्ड द MCQs. आई होप आपको पोएम की और समरी की अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पार्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है MCQs. MCQs भी हर चैप्टर के और पोएम के आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, और इन्हीं MCQs में से 20 MCQs आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं. फर्स्ट MCQs इज़ द पोएम व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर इज़ रिटन बाय. किसने लिखी है ये पोएम? यू नो, वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ journalist, a teacher and a government clerk. Walt Whitman is also known as father of free verse. अपने नोट्स में यहाँ पर लिख लीजिए free verse क्या होता है. The poem that has unrhymed lines. The poem that has unrhymed lines. Next is an adjective phrase. Head word is an adjective. एडजेक्टिव फ्रेज में जो हेड वर्ड होता है, यानी जो मेन वर्ड होता है, वो हमेशा होता है एडजेक्टिव. फिफ्थ MCQ इज़ लर्नड मीन्स. क्या मतलब है इसका? वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा. नेक्स्ट इज़ अनअकाउंटेबल. अनअकाउंटेबल का क्या मतलब है? यानी अनएक्सप्लेनेबल, जो चीज़ एक्सप्लेन ना की जा सके. द पोएट हर्ड द लर्नड. किसे सुन रहा था पोएट? एस्ट्रोनॉमर को. The poet became tired and sick. थक गया था वो और बीमार फील कर रहा था. नेक्स्ट MCQs को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है वो आप भी नोट कर लीजिएगा. Moist night air and perfect silence are examples of imagery. What is imagery? Imagery is a figurative language. लिखने का एक ऐसा अंदाज है to represent object, action and ideas in such a way that appeals to our physical senses. यानी लिखने का एक ऐसा अंदाज कि जिसको पढ़ें तो हमारी 5 जो फिज़िकल सेंसेस हैं उनमें से कोई एक सेंस अपील हो. Such a way that appeals to our physical senses. It is a writing way in which, it is a style of writing in which the writing appeals to our physical senses. कौन कौन से हैं physical senses? Taste, touch, hear, smell and sight.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से स्वीट एंड जूसी एप्पल, कौन से सेंस आपकी अपील हो रही है? टेस्ट, राइट, सो आई हैव यूज्ड इमेजरी. If I say dark place, it is if I say very dark place, dark and deep, इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है? बहुत अंधेरा. आपकी कौन सी सेंस अपील हो रही है? साइट. सो आई यूज्ड इमेजरी. सो इमेजरी ऐसा लिखने का अंदाज़ है कि जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो तो आपकी पांचों में से कोई एक सेंस अपील होती है. आगे बढ़ते हैं. लास्ट MCQs. द बलून विद द येलो स्ट्रिप्स बर्स्ट लाउडली. अब ये जो येलो स्ट्रिप्स है ये क्या है? फ्रेज़. कौन सा फ्रेज़ है? एडजेक्टिव फ्रेज़, बिकॉज वो एक्सप्लेन कर रहा है नाउन को. द बलून, येलो स्ट्रिप्स किस पे हैं, किसके बारे में एक्सप्लेनेशन है? बलून के बारे में. एंड बलून इज़ अ नाउन. एंड यू नो the word or the phrase that modifies or that explains noun is called adjective. So the phrase that modifies noun is known as adjective phrase. Question answers की तरफ बढ़ते हैं. एक दफ़ा question answers को भी पढ़ लेते हैं. Question number 1 is in the first half of the poem where is the poet? कहाँ पर है अभी poet? first half poem में. जी बिल्कुल lecture room में है. In the poet is with the learned astronomer in lecture room in first half of the time. Who is he with? वो किसके साथ हैं? And what is he doing? और वो क्या कर रहा है? He is with learned astronomer, एक learned astronomer के साथ है. Who might be called a well-educated person, जिसको एक बहुत well-educated person कहा जा सकता है. And he is delivering lecture by showing charts and diagrams. और वो क्या कर रहा है? वो lecture दे रहा है charts और diagrams दिखाकर. Which word or phrase show that the astronomer is respected by the poet and the audience? क्या word या phrase यूज़ किया गया है इसमें, इस poem में, जो कि जाहिर करता है कि audience और poet उस astronomer की respect कर रहे हैं? जो word यूज़ किया गया है like applauds and learned. applause यानी उसके लिए तालियां बजाई गई हैं. learned एक पढ़ा लिखा astronomer. ये दो words शो करते हैं कि poet और audience दोनों पोएट की रिस्पेक्ट एस्ट्रोनॉमर की रिस्पेक्ट करते हैं. What scientific tools and method does the astronomer use? क्या वो scientific tools और methods हैं जो कि astronomer यूज़ कर रहा है? The astronomer uses the charts and diagrams and explains through proofs and figures. उसके पास charts हैं, diagrams हैं, वो proofs और figures दिखा के अपनी बात को explain कर रहा है. In the second half of the poem, where is the poet? Second half में poet कहाँ है? In the second half of the poem, the poet is tired and frustrated. थक गया है, उकता गया है by the lecture. जो क्लास में lecture सुन रहा था उससे थक गया है, उकता गया है. So he leaves the lecture room and comes in the night outside and looks up at the star in perfect silence. तो वो क्या करता है? वो क्लास से बाहर निकल आता है और बाहर रात के वक्त आसमान को खामोशी में देखता है. Who is he with and what is he doing? वो कहाँ है और क्या कर रहा है? वो किसके साथ है और क्या कर रहा है? He is alone. वो अकेला है, किसी के साथ नहीं है. In mystical night air and look at the star. Mystical night air. Mystical, I told you, unified. Mystical means something that is unified with God and nature. So he felt himself connected with the God and nature in the night air and looks at the stars. What words and images in the first half of the poem are a contrast to the perfect silence in the final? पहले हिस्से में ऐसे क्या वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट के परफेक्ट साइलेंस के कंट्रास्ट करते हैं? Proofs and figures. Lecture room, where the astronomers lectured in applause, are a contrast to perfect silence. Perfect silence में जो contrast है वो ये है. Perfect silence से जिस चीज़ का contrast किया जा रहा है पहले 4 lines में, वो है कि जब तालियां बजाई जाती हैं lecture room में astronomer के lecture deliver करने के बाद, that is applause, तालियां. This is in contrast with perfect silence.
लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। आज हमने पढ़ी है फर्स्ट पोएम ऑफ ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश नेम्ड एज व्हेन आई हर्ड द लर्नर एस्ट्रोनॉमर बाय वॉल्ट विटमैन। In this poem, the poet is of the view that experiencing is the only way of learning in the life. So the poem focuses on the difference between academic and experiential learning. यही वो चीज़ है जो कि पोएट डिस्कस करता है पोएम में through the presence of a speaker who was in the classroom and he felt so bored in the class because he couldn't find himself connected with the subject matter. क्लास में बात हो रही है स्टार्स की और एस्ट्रोनॉमर लेक्चर दे रहा है, लेकिन जो स्पीकर है वो वहाँ पर टायर्ड और बोर्ड फील करता है क्योंकि वो एक्चुअली स्टार्स और मून को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा वहाँ पर। सो द पोएम इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग इन लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ी है इसकी समरी, आप इसकी समरी लर्न करेंगे प्लस MCQs आज। आई होप आज जो हमने पोएम पढ़ी है व्हेन आई हर्ड द लर्नर एस्ट्रोनॉमर आपको ठीक से समझ आ गई होगी। लेक्चर वाइंड अप करते हैं इस बात के साथ कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। ये वो वक्त है कि आपकी उनसे मोहब्बत का इजहार उनके करीब रहने में नहीं, यानी अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखने का नहीं है। ये वक्त है सोशल डिस्टेंस क्रिएट करने का। इससे ये नहीं कि आपके प्यार में अपने प्यारों से कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि असल में इस वक्त प्यार का इजहार यही है कि आप अपना और उनका ख्याल रखें डिस्टेंस क्रिएट करके। डिस्टेंस क्रिएट करें, सेहत का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, अपना अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।